हेलो बच्चा लोग, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बढ़िया से होंगे। वेलकम बैक टू नाइट क्लासेस। दिस इज आदित्य नाइट। ठीक है, तो पिछले वीडियो में हमने केमिस्ट्री का मेटल्स एंड नॉन मेटल्स कंप्लीट कर लिया था अच्छी तरीके से, और मैंने कहा था कि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बायोलॉजी का पहला चैप्टर पढ़ाऊंगा। एंड ये वीडियो आज मैं बना रहा हूँ बायोलॉजी के ऊपर। लाइफ प्रोसेस चैप्टर का नाम है लाइफ प्रोसेस, और हम इसको 4 पार्ट्स में पढ़ेंगे। तो पहला पार्ट में है इसका न्यूट्रिशन, सेकेंड पार्ट में हम पढ़ेंगे रेस्पिरेशन, तीसरे पार्ट में हम पढ़ेंगे, थर्ड पार्ट में आई गेस था सर्कुलेटरी सिस्टम, देन आखिरी में एक्सक्रीशन पढ़ेंगे। ठीक है, तो 4 पार्ट्स में है। तो मैं कुछ बता देना चाहता हूँ चैप्टर स्टार्ट करने से पहले। एक्चुअली ना, मैं लास्ट बार बायोलॉजी आई थिंक 2024 में पढ़ाया था, वो भी वही यही जनवरी के महीने में आसपास। ठीक है, यानी कि लगभग 2 साल हो गए बायोलॉजी पढ़ाया था मतलब सिर्फ एक ही चैप्टर पढ़ा था, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। एक बंदे को उसका बोर्ड एग्जाम था, तभी वो मेरे पास पढ़ने आता था। ठीक है, तब मैं 11th में था और वो 10th में था। तो एक्चुअली उससे पहले मैं सोचता था कि बायोलॉजी काफ़ी बोरिंग, मैं खुद भी बायोलॉजी जब मैं 10th में था तब बायोलॉजी पढ़ता नहीं था। 10th खत्म हुआ, मैं बायोलॉजी लिया नहीं, मतलब लिया था फिर 11th में ड्रॉप कर लिया था। ठीक है, कुछ ऐसे सिचुएशंस आ गए थे तो मैं बायोलॉजी को ड्रॉप ही कर लिया फिर। ठीक है, तो बायोलॉजी मेरा एक अजम्पशन रह गया था पहले से ही कि बायोलॉजी काइंड ऑफ बोरिंग सब्जेक्ट, इसको सिर्फ रट्टा मारना होता है, दिमाग खा जाता है, इतने सारे एंजाइम्स ये वो, ये ब्रेक होके ये बन जाता है, फैट ब्रेक होके ग्लिसरॉल बन जाता है, फिर से उसको कुछ ब्रेक करना पड़ता है वगैरह वगैरह। और उसके जो एनिमल किंगडम है, आप 9th में पढ़ोगे तो एक बहुत सारे नाम्स मतलब नेम्स होते हैं उसके, क्या बोलते हैं जैसे मिमोसा पूड़ी का बोलते हैं नॉर्मल से टच मी नॉट प्लांट को। तो ये सब में ना दिमाग झोल हो जाता था मेरा, तो मेरे को बायोलॉजी बोरिंग लगता था और बुरा लगता था बहुत, तो मैं पढ़ता नहीं था। मैं 10th में भी नहीं पढ़ा था बायोलॉजी ठीक से। ठीक है, तो जब मैं कल रात को इसके नोट्स बना रहा था यहाँ पे बोर्ड पे, तो मैं देखा कि बायोलॉजी इतना भी बोरिंग नहीं है और रट्टा मारने वाली चीज़ें ज़्यादा है नहीं, बस समझ लेना है, फिर अपने ओन वर्ड्स पे हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो मेरा जो अजम्पशन रह गया था मतलब पहले स्टार्टिंग में कि बायोलॉजी इज काइंड ऑफ बोरिंग सब्जेक्ट एंड वी हैव टू जस्ट मेमोराइज ऑल दोज थिंग्स दैट आर प्रोवाइडेड इन द रेफरेंसेस बुक और एनसीईआरटी। ठीक है, बट कल रात को ही पता चला कि नो, दिस अजम्पशन वाज एब्सोल्युटली रॉन्ग। ये अजम्पशन बहुत ही गलत निकल गया। काश ये अजम्पशन अगर 2-2.5 साल पहले निकल जाता, नहीं 2023 के वो 2-3 साल पहले अगर निकल जाता, ये अजम्पशन रॉन्ग हो जाता, यानी 2023 के टाइम पे, तो मैं साइंस में ना 90+ स्कोर कर लेता, क्योंकि मेरा फिजिक्स और केमिस्ट्री तो अच्छे तरीके से पढ़ के गया था और मेरे बढ़िया मार्क्स आए थे। लेकिन बायोलॉजी में मेरे 10 से ऊपर मार्क कट गए थे। ठीक है, क्योंकि मैं हेरिडिटी एवोल्यूशन चैप्टर और रिप्रोडक्शन का आधा पार्ट पढ़ा ही नहीं था। क्या था उसमें कुछ पता ही नहीं था मेरे को। ठीक है, तो मैं पढ़ के ही नहीं गया था, तो इसीलिए मेरे फिजिक्स और केमिस्ट्री में मिला के शायद 2-2.5 मार्क्स कटे होंगे या फिर 3 मार्क्स मैक्सिमम कटे होंगे, और बाकी के रेस्ट ऑफ द मार्क्स तो बायोलॉजी में कट गए थे। क्योंकि मेरे को नॉर्मल सा एक क्वेश्चन आया था, मेरे को याद है एक क्वेश्चन आया था कि व्हाट इज विली एंड व्हाट आर इज फंक्शन। तो मेरे को ये भी पता नहीं है, मतलब ये भी पढ़ के नहीं गया था, ये तो लाइफ प्रोसेस में था, लेकिन मेरे को याद नहीं आया क्योंकि मैं रट्टा मार के चला गया था। ठीक है, मैं सोचता था कि बायोलॉजी रट्टा मारने वाला, तो मैं रट्टा मार के चला गया था। और बचपन से ये है कि मैं जितना भी अच्छे से रट्टा मार लूँ मैं भूल जाता था, मैं रट्टा मार नहीं पाता था। ठीक है, ये मेरा डीमेरिट है, कॉन्स बोल सकते हैं। ठीक है, तो मैं उसको भी नहीं कर पाया था शायद, और बायोलॉजी में ही मेरा मोस्ट सारे मार्क्स कट गए थे, इसीलिए मेरे साइंस में 80 से 90 के बीच में ही स्कोर आ गया, 86 या 87 कुछ था। ठीक है, तो पर आप बायोलॉजी को अच्छे से पढ़ के जाइए क्योंकि स्कोरिंग सब्जेक्ट है। ठीक है, केमिस्ट्री में आप इक्वेशन भूल जाएंगे, बैलेंस नहीं कर पाएंगे, कुछ अलग बात है। मैथ्स में आप फॉर्मूला डाल नहीं पाएंगे, याद नहीं रख पाएंगे, या फिर आंसर निकाल नहीं पाएंगे फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स के, तो उसमें मार्क कट सकते हैं। लेकिन इसमें कुछ है नहीं, एक बार दिमाग में रख लीजिए, फिर अपने ओन वर्ड से आप इसको बना चुना के लिख सकते हैं और मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और बिना किसी वक्त को वेस्ट किए। तो पहला टॉपिक है बायोलॉजी का, हमारा पहला चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस। ठीक है, सीबीएसई बोर्ड का। तो इसको 4 पार्ट में से पहला पार्ट हम अभी पढ़ेंगे, दैट इज न्यूट्रिशन। ठीक है, तो न्यूट्रिशन से आने से पहले हम पढ़ लेंगे चैप्टर का जो नाम है लाइफ प्रोसेसेस, उसका मतलब क्या होता है। तो लाइफ प्रोसेसेस मीन्स द बेसिक फंक्शन परफॉर्म्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स लाइक ग्रोथ, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, एक्सक्रीशन एंड रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस का मतलब होता है, प्रोसेसेस का मतलब होता है एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जो बेसिक फंक्शन को परफॉर्म करता है,
यानी जो बेसिक फंक्शंस होते हैं हमारे ह्यूमन लाइफ के या फिर एनिमल्स हो जो भी हो, लिविंग ऑर्गेनिज्म जो बेसिक फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं, लाइक एक्सक्रीशन हो गया, डाइजेशन हो गया, खाना मतलब खाना खाना हो गया, न्यूट्रिशन हो गया, तो उन रिप्रोडक्शन वगैरह हो गया, तो उसी को बोलते हैं लाइफ प्रोसेस। ठीक है, ये गए। अब आते हैं हमारे आज के टॉपिक पे, दैट इज न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या है? न्यूट्रिशन का मतलब होता है प्रोसेस ऑफ कंज्यूमिंग, एब्जॉर्बिंग एंड यूटिलाइजिंग द फूड टू सपोर्ट बॉडीली फंक्शंस। न्यूट्रिशन का मतलब होता है हम क्या करते हैं, जो फूड होता है उसको हम कंज्यूम करते हैं, फिर डाइजेस्ट करते हैं, डाइजेस्ट करने के बाद उसको एब्जॉर्ब करके रख लेते हैं, ताकि हमारे बॉडी में जो फंक्शंस होते हैं, जैसे मतलब बहुत सारे फंक्शंस हो गए, जैसे हम कुछ काम कर रहे हैं, फिजिकल वर्क हो गया या फिर मेंटली कुछ काम कर रहे हैं, तो उसमें बॉडीली फंक्शंस को सपोर्ट करने के लिए यानी हेल्प करने के लिए एनर्जी टू गेट एनर्जी, तो हम क्या करते हैं, ठीक है, हम क्या करते हैं, न्यूट्रिशन का प्रोसेस जो होता है उसी को बोलते हैं, यानी फूड को कंज्यूम करना होता है, जनरली कंज्यूम करके फिर डाइजेस्ट करते हैं, फिर एब्जॉर्ब करके रख लेते हैं टू सपोर्ट द बॉडीली फंक्शंस। ठीक है, पहला बार है तो थोड़ा सा मतलब नर्वस तो नहीं हूँ, लेकिन टर्म्स थोड़े मुंह से ऐसे स्मूथली निकल ले रहे हैं। ठीक है, पर मैं ट्राई नहीं करूंगा, मैं अच्छे से पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो दोबारा देखते हैं, व्हाट इज न्यूट्रिशन? न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस ऑफ कंज्यूमिंग, डाइजेस्टिंग एंड absorbing the food, और सॉरी absorbing मतलब यूटिलाइजिंग द फूड टू सपोर्ट बॉडीली फंक्शंस। मतलब फूड को कंज्यूम करेंगे, फिर उसको एब्जॉर्ब करेंगे, फिर उसको उसी को एब्जॉर्ब जो एब्जॉर्ब्ड फूड है उसको हम यूटिलाइज करेंगे, किसमें, जो फर्दर हम एक्शन करेंगे, बॉडीली फंक्शन करेंगे, उसके लिए हम उसको यूटिलाइज करेंगे एज अ एनर्जी सोर्स। ठीक है, तो उसको बोलते हैं न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन के भी दो टाइप्स होते हैं। ठीक है, पहला जो टाइप होता है वो है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, दूसरा होता है हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ये क्या है, आइए देखते हैं। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है? व्हाट इज ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन? ऑटोट्रॉफिक नाम से आपको पता चल रहा है कि ऑटो शब्द लगा हुआ है, ऑटो मतलब सेल्फ यानी खुद जो करता है, उसको बोलते हैं ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक या फिर ऑटोमेटिक से ही ऑटो आता है। ठीक है, तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में क्या होता है? तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में क्या होता है? इट इज अ टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स प्रिपेयर इट्स ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। एग्जाम्पल ग्रीन प्लांट्स, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरियाज। ठीक है, तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में क्या होता है? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में इट इज अ टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, यानी न्यूट्रिशन के दो टाइप्स होते हैं। पहला जो टाइप है वो है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। उसमें क्या करते हैं, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो अपना फूड खुद बनाते हैं, यानी खुद अपना फूड बनाते हैं बाय यूजिंग वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के द्वारा खुद के लिए जो फूड बनाते हैं, अपने आप में ही खुद फूड बनाते हैं, ऑन इट्स ओन, ऑन देयर ओन सॉरी, उसी को बोलते हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। यानी दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं रहते, वो खुद बनाते हैं, खुद खाते हैं। ठीक है, उनको बोलते हैं दैट काइंड ऑफ न्यूट्रिशन इज नोन एज ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, एग्जांपल्स हो गए ग्रीन प्लांट्स हो गए एंड फोटोसिंथेटिक बैक्टीरियाज हो गए। एग्जांपल्स क्या है? ग्रीन प्लांट्स हो गए, प्लांट्स हमसे खाना मांगता है कि नहीं मांगता? हम प्लांट से खाना खाते हैं। ठीक है, लेकिन प्लांट हमसे खाना नहीं खाता है, प्लांट अपने आप खाना बनाता है, अपने आप ही ग्रो करता रहता है खा के। ठीक है, और कुछ फोटोसिंथेटिक बैक्टीरियाज होते हैं। फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया मतलब बैक्टीरिया जो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं, उसको बोलते हैं फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। ये फोटोसिंथेसिस क्या है हम आगे देखेंगे। ठीक है, फिर आता है उसका सेकंड टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, दैट इज हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हेटेरोट्रॉफिक का मतलब क्या होता है? हेटेरोट्रॉफिक का मतलब होता है इट इज अ टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स टेक फूड फ्रॉम अनदर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, यानी वो दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं खाना खाने के लिए। जैसे एनिमल्स हो गए, हम ह्यूमंस हो गए, मैं हो गया, जैसे मैं मम्मी के ऊपर डिपेंडेंट था, मम्मी कब बनाएगी और मैं खाऊंगा। ठीक है, तो हम हो गए हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। मम्मी भी हेटेरोट्रॉपिक है, मम्मी ऑटोट्रॉपिक नहीं है। ठीक है, मम्मी बनाती है, मम्मी जस्ट प्रोसेस करती है। ठीक है, लेकिन खाना तो हम दूसरे मतलब क्या बोलते हैं, आप बोलोगे दुकानदार हो गया ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, नहीं, दुकानदार नहीं है। सपोज राइस हो गया, राइस प्लांट से आता है, तो प्लांट यहाँ पे ऑटोट्रॉफ है और हम हेटेरोट्रॉप्स हैं। ठीक है, यानी हम प्लांट के ऊपर डिपेंड करते हैं। ठीक है, ये गया हेटेरोट्रॉपिक का मतलब समझ आ गया, दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट रहना खाने के लिए। एग्जाम्पल हो गया फंगी हो गया, एनिमल्स हो गया। ठीक है, प्लांट्स और फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया को छोड़ने के बाद बाकी सब जो बाकी जो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वो सब हेटेरोट्रॉपिक कैटेगरी में आ जाते हैं, यानी दूसरे के ऊपर डिपेंड रहते हैं। जैसे एनिमल्स में टाइगर को देख लो,
वो क्या करता है, दूसरे एनिमल जब मार के खाता है, यानी दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, अगर वो दूसरे को मार नहीं पाएगा तो भूखा मर जाएगा खुद, ठीक है। उसको बोलते हैं हेटेरोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक मतलब जो खुद बनाता हो, हेटेरोट्रॉपिक मतलब जो दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट रहता है। एग्जाम्पल भी दे दिया। हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के भी 3 सब टाइप्स है, ठीक है। पहला जो सब टाइप है दैट इज पैरासाइटिक। पैरासाइटिक का मतलब क्या है, ऑब्टेनिंग सिंथेसाइज्ड फूड फ्रॉम द होस्ट प्लांट, ठीक है। पैरासाइटिक मतलब दूसरे जो होस्ट प्लांट होते हैं उनके सिंथेसाइज्ड फूड को मतलब खा जाना। यानी कोई एक पेड़ है, वो अपना फूड खुद प्रोसेस कर रहा है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस पे। जब उसका फूड प्रोसेस हो गया तो एक दूसरा प्लांट होगा, उसका फूड खा जाएगा, ठीक है। उसको बोलते हैं पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। एग्जाम्पल है कसकट्टा प्लांट। कसकट्टा प्लांट एक काइंड ऑफ प्लांट है, उसको हिंदी में क्या बोलते हैं पता नहीं, लेकिन एक कसकट्टा प्लांट है कि आई थिंक अमरबेल या फिर अमरबेल ही शायद बोलते हैं उसको हिंदी में। तो वो एक प्लांट होता है, वो जो बड़े बड़े बरगद के पेड़ पे ऐसे छोटे छोटे ऐसे पैरासाइटिक प्लांट्स ऐसे उसको उसके ऊपर ही फैल जाते हैं ना, उसको उसी उसी को बोलते हैं अमरबेल या फिर कसकट्टा प्लांट इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक है। उन्हीं को बोलते हैं पैरासाइटिक प्लांट्स। वो क्या करते हैं, जब बरगद का पेड़ हो या फिर कोई बड़ा सा पेड़ हो, अपना फूड खुद सिंथेसाइज करेगा, उन्हीं के सिंथेसाइज फूड को वो उन्हीं के ऊपर बैठ के ही खा जाते हैं, ले लेते हैं उनसे खींच के। तो उसी को बोलते हैं पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। एग्जाम्पल आप कॉस्केटा लिख लीजिएगा। डेफिनेशन क्या लिखिएगा, ऑब्टेनिंग सिंथेसाइज्ड फूड फ्रॉम होस्ट प्लांट, गया। फिर आता है सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है, ऑब्टेन्स फूड फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर्स। यानी जो मर चुके हैं, यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे कोई मर चुका है तो उन्हीं से जो डेड मैटर्स होते हैं या फिर डिकिंग, डिकिंग मतलब जो कंपोज हो रहा है, धीरे धीरे कंपोज हो रहा है, ठीक है। कंपोज मतलब क्या बोलते हैं उसको, लाइक मिट्टी में धीरे धीरे मिल रहा है, तो उन्हीं में से जो अपना फूड को खा जाते हैं, उन्हीं में से जो फूड अपना इंटेक करते हैं मतलब लाते हैं, उनको बोलते हैं सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। और सैप्रोफाइट्स उनको बोलते हैं, जो एनिमल्स होते हैं उनको सैप्रोफाइट्स बोलते हैं। एग्जाम्पल फंगी हो गया। आप मोस्टली टाइम देखे होगे फंगस हमेशा ना डेड मैटर्स के ऊपर रहता है, ठीक है। जिंदा पेड़ होगा, जिंदा एनिमल होगा, उसके ऊपर फंगस कभी नहीं रहेगा। जब भी कोई चीज मर जाता है तो फिर क्या होता है ना, सॉरी फंगस बोलता हूँ, फंगी, ठीक है। तो फंगी क्या करता है, फंगी हो फंजाई, कोई हमारे टीचर तो फंजाई बोलते थे, ठीक है, लेकिन हम फंगी बोलते हैं। मैं बायोलॉजी स्ट्रीम का नहीं हूँ, तो बहुत सारे टीचर्स बहुत सारे वर्ड्स यूज करते हैं, टर्मिनोलॉजीज। आपको जो पसंद है आपको यूज करना, ठीक है। फंगी में बोलता हूँ, तो फंगी एग्जाम्पल ले लेते हैं। फंगी फंगी क्या करता है, जैसे कोई सपोज कोई एक चिड़िया मर गया और मर के जमीन पे गिर गया, तो फंगी क्या करेगा ना, उसके चारों ओर उसके ऊपर आ जाएगा, वो मरा हुआ चीजों से अपना खाना लेगा। ऑब्टेन्स फूड फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर। फिर तीसरा होता है होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। यहाँ पे फूड के बाद फ्रॉम होगा, मैं छोड़ दूँ, सॉरी। होलोजोइक तीसरा पार्ट है, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, फूड इन सॉलिड फॉर्म इज इंजेस्टेड, यानी निगलते हैं, हम खाते हैं, कंज्यूम करते हैं, फिर डाइजेस्ट करते हैं उसको डाइजेशन प्रोसेस से, एंड एब्जॉर्ब, फिर से एब्जॉर्ब करके रख लेते हैं फॉर फर्दर यूज इनटू सेल्स फॉर यूटिलाइजेशन। फर्दर यूटिलाइजेशन के लिए हम उसको एब्जॉर्ब करके रख लेते हैं, उसको बोलते हैं होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। एग्जांपल एनिमल्स हो गए। सॉलिड फॉर्म में फूड को हम खाते हैं, कंज्यूम करते हैं, फिर उसको डाइजेस्ट करते हैं, फिर उसको एब्जॉर्ब करके रखते हैं सेल के अंदर ताकि फर्दर यूज कर सके, ठीक है। एनर्जी फर्दर काम में आए वो हमारे फ्यूचर में। एग्जाम्पल एनिमल्स हो गए, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ लिया, न्यूट्रिशन पढ़ लिया। न्यूट्रिशन के 2 टाइप्स होते हैं, ऑटोट्रॉफिक एंड हेटेरोट्रॉफिक। हेटेरोट्रॉफिक के 3 टाइप्स होते हैं, होलोजोइक, पैरासाइटिक एंड सैप्रोफाइटिक, ठीक है, पढ़ लिया। डेफिनेशन और एग्जाम्पल्स आप याद रख लीजिएगा। फिर आते हैं हाँ, दिमाग में ये मत रखना कि ये तो साला वो खुद बोल रहा है कि इसके बायोलॉजी में बहुत सारे कम मार्क्स कम रहेंगे तो ये क्या हमें पढ़ेगा और इससे हम क्या पढ़ेंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। मैं तब पढ़ा नहीं था इसीलिए मार्क्स कम गए, लेकिन अब मैं पढ़ा हूँ ठीक से तो मेरे को आते हैं। अब मेरे को पूछोगे, मेरे को याद है, अब 2 चैप्टर पढ़ चुका हूँ ऑलरेडी। ये वाला चैप्टर और रिप्रोडक्शन चैप्टर मेरे को पूरा प्रॉपर याद है। आप कुछ भी पूछ सकते हो, ठीक है, मैं बिना देखे ही बता दूंगा आपको, ठीक है। अपना वाह उतना ही रखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं। डिपेंडिंग ऑन मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन ऑर्गेनिजम्स आर क्लासिफाइड एज। ये जो ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है उसके तहत, यानी उसी को एक बेस मानते हुए हमारे 2 टाइप्स के ऑर्गेनिजम्स हम मतलब ऑर्गेनिजम्स को हम 2 टाइप्स में क्लासिफाई कर लिए। पहला टाइप है ऑटोट्रॉप्स, दूसरा टाइप है हेटेरोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स क्या होते हैं, जो अपना फूड खुद बनाते हैं यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट एंड वाटर,
ठीक है, उनको बोलते हैं ऑटोट्रॉफ्स। खुद बनाते हैं तो ऑटोट्रॉफ्स, यानी कि उनका प्रोसीजर क्या होता है, ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। दूसरा होता है हेटेरोट्रॉफ्स, यानी कि जो दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं, डिपेंड्स ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स, एग्जाम्पल एनिमल हो गए, ठीक है, ऑटोट्रॉफ्स और हेटेरोट्रॉफ्स, ठीक, समझ गई है। फिर आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे, फोटोसिंथेसिस। तभी से सुनने आ रहे थे फोटोसिंथेसिस क्या है, फोटोसिंथेसिस क्या है। सिंपल चीज है, द प्रोसेस बाय व्हिच ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड बाय यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। यानी सनलाइट के प्रेजेंस में जब ग्रीन प्लांट्स क्या करते हैं, सनलाइट के प्रेजेंस में जब कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर को यूज करके बनाते हैं फूड अपना, वो खुद के लिए ओन, मतलब खुद के लिए खुद बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को यूज करके सनलाइट के प्रेजेंस में, उसी प्रोसेस जो प्रोसीजर से बनता है उसको बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। सिंपल डेफिनेशन है, प्रोसेस बाय व्हिच ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड बाय यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के 4 मेन इवेंट्स होते हैं और ये काफी बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। मेरे साल में भी पूछा गया था शायद, और मैंने लिख लिया था, ये वाला आंसर मेरे को आता था तो मैंने लिख लिया था, ठीक है। तो 4 टाइप्स के इवेंट्स होते हैं इसमें। पहला जो इवेंट होता है वो होता है मेन इवेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। पहला इवेंट होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या करता है, लाइट सनलाइट को एब्जॉर्ब करके रख लेता है, ठीक है। अब क्लोरोफिल क्या है ये भी पढ़ेंगे। फिर सेकेंड होता है कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। तो ये क्या होता है, जो लाइट एनर्जी क्लोरोफिल ने क्या किया, एब्जॉर्ब करके रख लिया, उसको कन्वर्ट किया जाता है केमिकल एनर्जी में, ठीक है। तीसरा स्टेप होता है रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट्स। जो कार्बन डाइऑक्साइड वो लाता है यूज करने के लिए, उस कार्बन डाइऑक्साइड को ब्रेक करके कार्बोहाइड्रेट्स बना देता है, ठीक है। चौथा और आखिरी मेन इवेंट है स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। जो वाटर वो नीचे से रूट के थ्रू अपने बॉडी में लाता है यूज करने के लिए, तो बॉडी में नहीं तो लीफ बताऊंगा, उस वाटर को तोड़ देता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। तो फोटोसिंथेसिस हमने पढ़ लिया। इवेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस में क्या हुआ, पहला इवेंट एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल, दूसरा इवेंट कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, तीसरा होता है रिडक्शन ऑफ वाटर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट्स, एंड चौथा है स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स, ठीक है, सॉरी एटम्स, ठीक है, समझ गए। 4 इवेंट्स को आप 4 पॉइंट्स पे लिख लीजिएगा, आपको 3 मार्क्स पक्के मिल जाएंगे। तो ऐसा पूछेगा व्हाट इज फोटोसिंथेसिस, गिव इट्स मेन एंड इंपॉर्टेंट इवेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, ये चला गया। अब जो फूड बनता है ना, वो प्लांट के, आप सोच रहे हो कहाँ बनता होगा, प्लांट के चूल्हा जला के बनाते हैं, नहीं बनाता। प्लांट के लीफ में, प्लांट के लीफ, सपोज ये एक लीफ का सरफेस है, लीफ के सरफेस जस्ट थोड़े से ही अंदर में एक सरफेस होता है, ऊपर अपर लेयर के नीचे ही स्टोमाटा करके एक चीज होता है, स्टोमाटा सॉरी क्लोरोप्लास्ट करके चीज होता है। क्लोरोप्लास्ट में ही क्लोरोफिल नाम का एक टाइनी पोर्स होता है, ठीक है, सॉरी टाइनी पोर्स तो स्टोमाटा हो गया, सिली मिस्टेक। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल रहता है। क्लोरोफिल को बोलते हैं हम क्या बोलते हैं, एक ऑर्गन, क्लोरोफिल को एक क्या बोलते हैं, बायोलॉजिकल टर्म्स 9th में था, ऑर्गेन्स जो होते हैं, ऑर्गेनिल्स, ठीक है, ऑर्गेनिल्स याद आया अभी। क्लोरोफिल एक लीफ का एक ऑर्गेनिल है, ऑर्गेनिल, ठीक है। जैसे अदर बहुत सारे हो गए ना, गोल्गी एपैरेटस हो गए, माइटोकॉन्ड्रिया हो गए, वगैरह वगैरह, उसको सब सेल ऑर्गेनिल्स बोलते हैं। तो वैसे ही क्लोरोफिल नाम का भी एक ऑर्गेनिल है जो क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड को प्रोसेस करके सनलाइट के प्रेजेंस में, सनलाइट कहाँ से आता है, क्लोरोफिल जब लीफ सनलाइट आता है लीफ के ऊपर, तो क्लोरोफिल उसको ऑब्जर्व करके रख लेता है, हीट तो चाहिए फूड बनाने के लिए, ठीक है। उसके प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को यूज करके जो बनाता है, उसी फूड को सिंथेसाइज करता है, उसी को बोलते हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, ठीक है। तो देखा मैं कितना अच्छा बायोलॉजी ये पढ़ाता हूँ, आपको याद करके रखा हूँ सब कुछ। फिर हम आते हैं न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस, ये तो चला गया ह्यूमंस के ऊपर। और हाँ याद रखिएगा, फोटोसिंथेसिस हैपेंस एट द साइट ऑफ क्लोरोप्लास्ट, यानी क्लोरोप्लास्ट लीफ का एक साइट है, यानी पार्ट है जहां पे फोटोसिंथेसिस प्रोसीजर होता है, और कहीं पे नहीं होता है, सिर्फ लीफ के क्लोरोप्लास्ट में ही होता है, ठीक है। बाकी माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं होता, माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी स्टोर करता है इसलिए पावर हाउस बोलते हैं, ठीक है। बाकी साइटोप्लाज्म में नहीं होता, इधर नहीं होता, उधर नहीं होता, सिर्फ क्लोरोप्लास्ट में ही होता है लीफ के फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, ठीक है, याद रखिएगा। फिर आते हैं न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस।
ये तो प्लान बायोलॉजी में हम मोस्टली क्या होता है, बायोलॉजी को जब आप 10th के बाद बायोलॉजी लोगे तो 2 स्ट्रीम आपके हो जाता है, मतलब 2 सब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं बायोलॉजी। एक होता है बॉटनी, दूसरा होता है जूलॉजी। जूलॉजी यानी एनिमल्स के ऊपर जो स्टडी होता है, बॉटनी यानी प्लांट्स के ऊपर स्टडी होता है। जैसे केमिस्ट्री हमारा ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल हो जाता है। फिजिक्स के भी जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो गया, मैग्नेटिज्म हो गया, मॉडर्न फिजिक्स हो गए, वैसे बायोलॉजी के भी 2 सब्जेक्ट जैसे कन्वर्ट हो जाते हैं। एक होता है बॉटनी, दूसरा होता है जूलॉजी, ठीक है। तो अभी तो हम 10th क्लास में, तो अभी हमारा बॉटनी और जूलॉजी नहीं है, तो दोनों कंबाइन करके हैं, यानी प्लांट्स जो भी टॉपिक पढ़ेंगे उसके प्लांट्स के बारे में, उसी टॉपिक को प्लांट्स के ऊपर भी स्टडी करेंगे, एनिमल्स के ऊपर भी स्टडी करेंगे। अभी हमने प्लांट्स के ऊपर पढ़ लिया, अभी हम पढ़ेंगे एनिमल्स के ऊपर, ठीक है। हाँ, तो प्लांट्स कंप्लीट कर लिया, तो अब आता है एनिमल्स के ऊपर। न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस, बोर्ड थोड़ा छोटा है इसलिए थोड़ा कंजेस्टेड हो गया यहाँ पे, पर आपको क्लियर दिख रहा होगा, ठीक है। और मैं आपको समझा भी रहा हूँ तो आप समझ जाइए उस। न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस, ह्यूमंस में क्या होता है, हेटेरोट्रॉपिक मोड में न्यूट्रिशन होता है, यानी ह्यूमंस हम हेटेरोट्रॉप्स ही तो हैं, मतलब दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड होते हैं, एनिमल्स के ऊपर डिपेंड करते हैं, प्लांट्स के ऊपर भी डिपेंड करते हैं खाने के लिए, ठीक है। तो वो होता है हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। एंड वी ह्यूमंस आर ओमनीवर्स, यानी हम हॉर्बीवोर भी हैं, कैनिवोर भी हैं, ठीक है। मांस भी खाते हैं और प्लांट्स भी खाते हैं, लेकिन मैं मांस नहीं खाता। हम प्योर, क्या बोलते हैं, फ्रॉम पास्ट 2 to 2.5 years आई एम अ प्योर हॉर्बीवोर, शाकाहारी हूँ मैं, ठीक है। अब आते हैं न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस। हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है ह्यूमन बीइंग का पहला। फिर यहाँ पे ह्यूमन एलिमेंटरी कैनल कंसिस्ट ऑफ, पहला बात तो यहाँ पे ह्यूमन एलिमेंटरी कैनल क्या होता है। ह्यूमन एलिमेंटरी कैनल is a is a long or large muscular part which consists of several organs or several parts in which nutrition occurs in humans, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, इसका मतलब है ह्यूमन एलिमेंटरी कैनल एक ऐसा जगह है, ह्यूमन एलिमेंटरी कैनल हमारे मुंह से स्टार्ट होता है, माउथ से स्टार्ट होता है, स्टमक और फिर स्टमक ऑयसोफेगस, फिर स्टमक देके जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर एनस में होता है, वहीं पे खत्म होता है, ठीक है। तो उसको बोलते हैं ह्यूमन एलिमेंटरी कैनल, इसका डेफिनेशन भी आप याद रख लीजिएगा। एंड द पार्ट्स ऑफ ह्यूमन एलिमेंटरी कैनल्स आर माउथ, ऑयसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड एनस, ठीक है। अब माउथ मतलब मुंह होता है, ऑयसोफेगस यानी जो नॉर्मल फूड पाइप होता है उसको बायोलॉजिकल टर्म्स में ऑयसोफेगस बोलते हैं। स्टमक होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, स्टमक में ऐसे 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 जिगजैग होके रहता है, फिर लार्ज इंटेस्टाइन भी होता है, फिर एनस भी होता है। एनस मतलब जहाँ से एक्सक्रीशन होता है, ठीक है, यानी वेस्ट निकल जाता है। समझ पा रहे होंगे क्या बोलना चाहता हूँ, ठीक है। और इसमें और भी शायद 3 पार्ट्स हैं, इलियम, डुओडेनम एंड जेजुनम। वो इतना याद रखने का कोई ज़रूरत, हाँ आप उसको याद रख सकते, कोई दिक्कत नहीं है, आप उसको याद रख लीजिएगा। माउथ, ऑयसोफेगस, स्टमक, स्टमक के बाद आता है स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर डुओडेनम, जेजुनम, इलियम, देन लार्ज इंटेस्टाइन, देन आनस आता है, ठीक है। आप उसको याद रखिएगा। अब आते हैं कैसे प्रोसीजर क्या होता है। वहां पे तो हमने देख लिया फोटोसिंथेसिस में प्लांट अपना फूड खुद सिंथेसाइज कर देता है और खुद खा लेता है। ह्यूमंस में क्या होता है, न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस। तो पहले क्या करता है ना, मैं इसको एक फ्लोर चार्ट के थ्रू ऐसे दिखा दिया हूँ, ठीक है, मैं ऐसे याद रखा था शायद इसको, तो इसीलिए आपके लिए भी बना दिया। पहला होता है माउथ। माउथ क्या करता है, इंटेक्स फूड, मुंह पे हम फूड लेते हैं तभी तो जाके पेट के पास जाएगा, माउथ में अगर नहीं ले तो क्या कान घुसाएंगे, नहीं घुसाएंगे। तो माउथ, माउथ इंटेक्स फूड, ठीक है। फिर आता है टीथ। टीथ क्या करता है, वर्क्स एज ए ग्राइंडर, एंड टीथ जो होता है वो जो पार्टिकल्स होते हैं, बड़े बड़े पार्टिकल्स फूड के, उसको छोटा छोटा कर देता है ग्राइंड करके। हम जब चबाते हैं, च्यूइंग होता है, च्यूइंग प्रोसेस, उसमें फूड को ग्राइंड करता है टीथ। अगर नहीं होगा तो इतना बड़ा क्या बोलते हैं उसको, और एक कुकीज रहते हैं इतना बड़ा वाला कोकोनट का, उसको निकल जाते हैं, वो डायरेक्ट से निकल देंगे तो वो गले पर अटक जाएगा और आप शहीद हो जाएंगे, फिर आपके ऊपर फंगी आके लग जाएगा, फिर आप उसके आहार बन जाएंगे, ठीक है। माउथ गया, माउथ इंटेक्स फूड, टीथ ग्राइंड्स द फूड बाय च्यूइंग प्रोसेस। टंग, टंग मतलब जो जुबान होती है, जीभ, जिसमें हमें टेस्ट फील करते हैं। टंग का आपको बचपन में आप मतलब सोच रहे होंगे कि इससे पढ़ने से पहले सोच रहे होंगे कि टंग सिर्फ टेस्ट हमें दिखाता है कि ये सॉल्ट है, ये बिटर है, ये सॉर है, लेकिन टंग का जो बायोलॉजिकल क्या होते हैं वो फंक्शंस है वो यहाँ पे लिखा है, देखो। टंग क्या करता है, फूड को पुश करता है नीचे,
यानी फूड पाइप में डाउनवर्ड्स पुश करता है उसको, ग्रेविटी के अगेंस्ट में पुश करता है, ठीक है। टंग का इतना ताकत है कि ग्रेविटी के अगेंस्ट में चला जाता है। फिर टंग का दूसरा फंक्शन क्या है, स्टार्च को क्या करता है, शुगर में कन्वर्ट कर देता है। जो स्टार्च हम खाते हैं मुंह से, उसको शुगर में कन्वर्ट करता है। कैसे करता है, नीचे धकेल के नहीं करता, नीचे तो उसे खाने को धकेलता है, लेकिन खाने में ही धकेलते धकेलते वो स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट कर देता है, सिंपल शुगर में। कैसे, क्योंकि टंग में ही जो आप बोलते हैं ना सालाइवा, लाल बोलते हैं उसको हिंदी और उड़िया में, पता हिंदी में शायद लाल बोलते हैं, पता नहीं, लाल, हाँ लाल ही तो बोलते हैं। तो जो लाल होता है उसमें एक सालिवारी एमिलेज नाम का एक होता है एंजाइम, तो उसी एंजाइम क्या करता है, स्टार्च को सिंपल शुगर में कन्वर्ट कर देता है। टंग में क्या होता है, सालाइवा में होता है सालिवारी एमिलेज, ठीक है, वो करता है कन्वर्ट स्टार्च को सिंपल शुगर में। ये गया टंग का प्रोसीजर। फिर नेक्स्ट आता है ऑयसोफागस। ऑयसोफागस क्या करता है, इट टेक्स द फूड फ्रॉम माउथ टू स्टमक बाय पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। ऑयसोफागस अगर नहीं होता तो आप मुंह में खाते और फिर वो फूड पाइप अगर नहीं होता हमारा तो मुंह पे हम ले लेते, टंग भी उसका काम कर देता। लेकिन फिर जब जाता तो फूड क्या होता, इधर चला जाता, हार्ट के पास चला जाता, इधर चला जाता, किडनी के पास आ जाता, फेफड़े के पास आ जाता, फूड इधर उधर बिखर जाता। तो इसीलिए यहाँ पे जो हमारा जो जिसने पहला इंसान बने थे तब उसके अंदर फूड पाइप नाम का भी चीज डालता था कि ताकि नहीं सीधा यहाँ पे फूड जाए तो सीधा जहाँ पे स्टमक है वहां पे जाके पहुंचे, पर हार्ट के पास ना आ जाए, इधर उधर कहीं पे ना जाए, ठीक है। वरना आप जो चॉकलेट वगैरह खाते हैं ना, स्वीट वगैरह, तो वो हार्ट के पास जाता है और हार्ट के पास चिपक जाते तो फिर वहां पे चिट्टियां हो जाते हैं। मजाक कर रहा था, सॉरी। आगे पढ़ते हैं। ऑयसोफागस का क्या है, टेक्स फूड फ्रॉम माउथ टू स्टमक, मुंह से लेकर स्टमक में फूड को पहुंचाता है। एक ट्रैक्ट होता है, जैसे सीधा में एक ट्रैक्ट होता है पतला सा, उसी के अंदर फूड हमारा जाता है, ठीक है। उस बाय पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को आपको एंड में बता दूंगा, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट क्या होता है। उस मूवमेंट के द्वारा मुंह से लेकर पेट में खाना पहुंचाता है। फिर है स्टमक। स्टमक का क्या करता है, स्टमक का पहला फंक्शन है गैस्ट्रिक ग्लैंड। स्टमक में एक गैस्ट्रिक ग्लैंड नाम का चीज होता है, मतलब पार्ट होता है, वो गैस्ट्रिक जूस को सीक्रेट करता है, यानी प्रोड्यूस करता है गैस्ट्रिक जूस। अभी उसका ये फंक्शन देखते हैं। तो स्टमक का पहला फंक्शन है वो गैस्ट्रिक ग्लैंड में सीक्रेट करेगा गैस्ट्रिक जूस को। गैस्ट्रिक जूस भी 3 एंजाइम्स सीक्रेट करता है, ठीक है। पहला एंजाइम है पेप्सिन। पेप्सिन SIN लास्ट में होता है, पेप्सिन। पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन को ब्रेक कर देता है। पेप्सिन ब्रेक्स डाउन द प्रोटीन्स। दूसरा जो एंजाइम निकलता है, एंजाइम में एसिड सीक्रेट होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। पेट में भी तुम बोलते हो ना कि पेट में एसिड हो गया, वो और कुछ नहीं होता, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का ही सीक्रेशन को अगर ज्यादा हो जाता है तो आप बोलते हो कि पेट में एसिड हो गया, एसिडिटी हो गया हमको, ठीक है। तो HCl का काम क्या है, वो जो होता है ना वो मीडियम को एसिडिक बना देता है ताकि फूड ब्रेक डाउन होने में इजी हो जाए डाइजेशन में। तो HCl मेक्स द मीडियम एसिडिक। फिर तीसरा जो इसका निकलता है म्यूकस। म्यूकस क्या होता है, म्यूकस एक काइंड ऑफ सलाइवा तो नहीं होता, लेकिन एक चिपचिपा सा पदार्थ होता है। तो म्यूकस प्रोटेक्ट्स द इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक। जो HCl हमारा सीक्रेट होता है, ठीक है, पेट के अंदर ही होता है, पेट में इनर लाइनिंग्स होते हैं और भी कई सारे पार्ट्स होते हैं, तो उनको वो HCl डैमेज ना कर दे, हार्म ना करे, हर्ट ना करे, उन्हीं को प्रोटेक्ट करने के लिए गैस्ट्रिक ग्लैंड में क्या होता है, गैस्ट्रिक जूस के साथ साथ क्या बोलते हैं उसको, स्टमक में क्या बनता है, म्यूकस फॉर्म होकर चारों ओर रह जाता है ताकि वो डैमेज ना करे, HCl जो प्रोड्यूस होता है वो और किसी पार्ट को डैमेज ना करे, ठीक है। तो पेप्सिन ब्रेक्स डाउन प्रोटीन्स, HCl मेक्स मीडियम एसिडिक, म्यूकस प्रोटेक्ट्स इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक। गया। फिर आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, नेक्स्ट टॉपिक तो नहीं, नेक्स्ट पार्ट पे। स्टमक के बाद खाना कहाँ पे जाएगा, ये खाना ऐसे आ रहा है, मुंह माउथ से टीथ से टोंग से ऑयसोफेगस होकर स्टमक से आएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होगा, इंटेस्टिनल एंजाइम्स प्रोड्यूस होंगे। इंटेस्टाइन में क्या होंगे, इंटेस्टिनल एंजाइम्स मतलब कुछ ऐसे पदार्थ जो निकलते हैं वो खाना डाइजेशन करने के लिए हेल्प करते हैं, वो बहुत, ठीक है, एंजाइम्स। और भी काफी सारे फंक्शंस होते हैं, लेकिन अभी फिलहाल तो हम खाना को डाइजेस्ट करने के लिए देखेंगे। इंटेस्टिनल एंजाइम्स, पहला स्मॉल इंटेस्टाइन में 3 फंक्शंस होते हैं। पहला जो फंक्शन है इंटेस्टिनल एंजाइम्स प्रोड्यूस होता है। इंटेस्टिनल एंजाइम्स क्या करता है, इंटेस्टिनल एंजाइम्स कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है, ठीक है। फिर फैट्स को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करता है और प्रोटीन्स को अमीनो एसिड में कन्वर्ट करता है। इंटेस्टिनल एंजाइम्स कन्वर्ट प्रोटीन्स इनटू अमीनो एसिड्स,
फैट्स इनटू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल्स एंड कार्बोहाइड्रेट टू ग्लूकोज फॉर्म करता है, ठीक है। आप बोलोगे कि स्टार्च को तो शुगर में, जो शुगर है यहाँ पे जो आया ना टंग से शुगर होके, वो उसमें कार्बोहाइड्रेट, शुगर यानी कार्बोहाइड्रेट ही होता है, तो कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है, एनर्जी, ग्लूकोज इज द कार्बोहाइड्रेट इज द एनर्जी गिविंग फूड, तो ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। यानी से ग्लूकोज की वजह से एनर्जी हमारे बॉडी में आता है, ठीक है। ये गया इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला फंक्शन। दूसरा फंक्शन क्या होता है, विली। विली क्या करता है, हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन बाय इंक्रीजिंग द एरिया। आप बोलोगे विली क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन में ना जो फूड पास कर रहा होता है, अपने आप वो प्रोटीन्स कन्वर्ट होता है अमीनो एसिड में, फैट्स ग्लिसरॉल और फैटी एसिड में, और कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में कन्वर्ट होता रहता है। तो वो जो मूव करते रहते हैं पेट के अंदर, सॉरी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ऐसे, तो विली जो होते हैं वो स्मॉल इंटेस्टाइन के सरफेस पे ही होते हैं। दे आर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, ठीक है। फिंगर लाइक मतलब उंगली के जैसे ही प्रोजेक्शंस होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के वॉल्स पे, जो कि सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देते हैं ताकि फूड जो है ना ऑब्जर्व होकर रह जाए, ठीक है। फूड या फिर एनर्जी जो हो वो ऑब्जर्व होकर रह जाए, हेल्प्स इन ऑब्जर्प्शन बाय इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया एंड विलीज आर द फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, ठीक है। ये विली जो है ये प्लूरल फॉर्म है, उसको शायद विला बोलते हैं या फिर विलस, विला या कुछ बोलते हैं, लेकिन प्लूरल फॉर्म है विली। हेल्प्स इन ऑब्जर्प्शन एंड इट इज द फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, याद रख लीजिएगा, ठीक है। फिर आता है तीसरा फंक्शन, रिसीव्स सिक्रेशन। स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करता है, दूसरे एंजाइम्स का जो सीक्रेट करते हैं, दूसरे पार्ट जो सीक्रेट करते हैं जो एंजाइम्स को, उसको भी अपने आप रिसीव करता है अपने में। पहला होता है लिवर। लिवर यहाँ पे होता है हमारा राइट साइड में। अगर लिवर एक बाइल जूस नाम का एक पदार्थ को सीक्रेट करता है, यानी प्रोड्यूस करता है, तो बाइल जूस क्या करता है, बाइल जूस को, वो जो बाइल जूस प्रोड्यूस होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन ऑब्जर्व करके रख लेता है, यानी रिसीव करता है। रिसीव करके क्या करता है उसका, वो रिसीव इसीलिए करता है ताकि जो फैट हमारे बॉडी में स्मॉल इंटेस्टाइन में हो, उसको वो फैट का इमल्सिफिकेशन कर दे। इमल्सिफिकेशन क्या होता है, प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स इनटू स्मॉल फैट ग्लोब्यूल्स, यानी जो बड़े बड़े फैट ग्लोब्यूल्स हो जाते हैं, यानी पीसेस होते हैं, ग्लोब्यूल्स मतलब नॉर्मली पीसेस होते हैं, जो बड़े बड़े फैट के पीसेस होते हैं, उसको बाइल जूस क्या करता है, स्मॉल फैट ग्लोब्यूल्स में इमल्सिफिकेशन प्रोसेस के थ्रू कन्वर्ट कर देता है, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है। ये होता है बाइल जूस का फंक्शन। बाइल जूस कहाँ पे प्रोड्यूस होता है, लिवर में, ठीक है। और फिर पैनक्रियाटिक जूस भी ये रिसीव करता है। पैनक्रियाटिक जूस में दो टाइप्स के एंजाइम्स होते हैं, पहला होता है लिपेज, दूसरा होता है ट्रिप्सिन। लिपेज क्या होता है, लिपेज फैट्स को लिपिड्स में कन्वर्ट कर देता है, जो फैट्स यहाँ पे बच जाते हैं उसको लिपिड्स में कन्वर्ट कर देता है लिपेज। ट्रिप्सिन क्या करता है, जो प्रोटीन्स आते हैं उसको पेप्टॉन्स में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है, पढ़ लिया। तीसरे में क्या होता है, ये हो गया स्मॉल इंटेस्टाइन का। अब आता है स्मॉल इंटेस्टाइन से फिर जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन के पास। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होगा, लार्ज इंटेस्टाइन का दो फंक्शन है। पहला है एक्सेस जो वाटर रहता है वो उसको एब्जॉर्ब कर देता है अपने बॉडी के लिए, बाकी के जो रिमूव्स रेस्ट ऑफ मटेरियल जो रह जाते हैं उसको रिमूव कर देता है अनस के थ्रू और वाया अनस। लार्ज इंटेस्टाइन के ये दो सिंपल फंक्शन है बस। तो ये मैंने ऐसे फंक्शन को ऐसे पूरे फ्लो चार्ट में इतना पूरा लिख लिया, आप इसको याद रख लीजिएगा अच्छी तरीके से, ठीक है। अगर आप ऑसोल के बुक फॉलो करते हैं तो वो इसी प्रकार से दिया रहेगा और बहुत ही अच्छे से याद रह जाता है। मैंने अभी पढ़ा तो मेरे को अच्छे से याद रह गए, और आप तो सालों से पढ़ रहे होंगे, ये मैं सोच के चल रहा हूँ, सॉरी, ठीक है। ये गए स्मॉल लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में जो प्रोसेस होता है ना अनस के, लार्ज इंटेस्टाइन क्या करता है, रिमूवल ऑफ अदर मटेरियल्स अनस के थ्रू जो होता है उसको एक्सक्रीशन बोलते हैं, उसको हम आखिरी टॉपिक को पढ़ेंगे। ये था हमारे न्यूट्रिशन का पूरा अबाउट न्यूट्रिशन ब्रीफ डिस्क्रिप्शन, आप ब्रीफ नहीं पूरा ही डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आपको दे दिया मैंने न्यूट्रिशन के ऊपर, एनिमल्स का और प्लांट्स का बोथ का, ठीक है। अब देख लेते हैं कुछ टॉपिक। इमल्सिफिकेशन आपको बता दिया। दूसरा है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, आपको बोला था बताऊंगा। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट क्या है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट इज द वेव कॉन्ट्रैक्शन बिहाइंड फूड। फूड जो होता है उसके पीछे एक वेव कॉन्ट्रैक्शन होता है एंड एक्सपेंशन इन द रीजन कंटेंट फूड। जो फूड होता है जहाँ पे होता है उसके उसी के पीछे ही एक्सपांड होता है, और जहाँ पे फूड नहीं होता वहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन होता है, ठीक है। इसी के चक्कर में क्या होता है कि डिफरेंस, जैसे पोटेंशियल डिफरेंस होता है ना, एक जगह पे चार्ज आता है दूसरी जगह पे चार्ज नहीं है, तो चार्ज क्या करेगा, जहाँ पे नहीं है वहाँ पे फ्लो होकर चला जाएगा। तो वैसे ही जहाँ पे फूड होता है वहाँ पे एक्सपांशन होता है, जहाँ पे फूड नहीं होता वहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन होता है।
तो इसीलिए फूड क्या करता है, वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट जहाँ पे फूड नहीं होता वहाँ पे चला जाता है। यानी यहाँ पे फूड होता है, यहाँ पे फूड नहीं होता है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट होकर रहता है, ये एक्सपांड करता है धीरे धीरे। ऐसा नहीं कि तुम्हारा गला फूलता है, जो निकलते हो ना ऐसे करते हो, किसी चीज़ को निकलते हो, उसी को बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, ठीक है, वेव कॉन्ट्रैक्शन बिहाइंड फूड। ऐसे जो करते हो निगलने के टाइप है, ये ऐसे ऐसे फूलेगा, ठीक है, देखो ऐसे किया, तो ये इसको धकेल के अंदर लेके जाता है स्टोमक में, फूड पाइप के थ्रू स्टोमक में ले जाता है, उसी को बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। इसको भी आप याद रख लीजिएगा। और अगर आपका नसीब इतना खराब नहीं होगा तो ये फिर नहीं पूछेगा, अगर खराब होगा तो पूछेगा 2 मार्क्स में, व्हाट इज पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, ठीक है। ये था न्यूट्रिशन के बारे में। तो नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे रेस्पिरेशन के बारे में, ठीक है। रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, ये थोड़ा बड़ा था, बाकी सब छोटे हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम ये और एक्सक्रीशन सब छोटे हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। अच्छा, आपको आई थिंक केमिस्ट्री और फिजिक्स से ज़्यादा अच्छा आपको बायोलॉजी में पढ़ा दिया अभी, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।